नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन के संबंध में जानकारी देते हैं, साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक कामयाब किसान से। तो आइए अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट खेती किसानी से। किसान भाइयों बहनों, जब फसल का उत्पादन ठीक प्रकार से हो जाता है तो सबसे ज़रूरी होता है कि समय रहते उसकी कटाई करना और उसका भंडारण करना, क्योंकि अगर आप समय से फसल की कटाई और भंडारण कर लेंगे तो निश्चित तौर पर नुकसान की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाती हैं। आइए आज बात करते हैं गेहूं की कटाई और कटाई के उपरांत उसके भंडारण के बारे में। गेहूं हमारे देश की मुख्य रबी फसल है। भारत के उत्तरी गंगा सिंधु के मैदानी क्षेत्र में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन किया जाता है। इस क्षेत्र में गेहूं के मुख्य उत्पादक राज्य पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के तराई क्षेत्र, जम्मू कश्मीर व हिमाचल प्रदेश शामिल है। पिछले कुछ वर्षों में इस अनाज का ध्यान पूर्वक अध्ययन किया गया है और हाल में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अनुसंधानों से गेहूं की बेहतर किस्मों का विकास हुआ है, जिससे उत्पादन में इजाफा देखा गया है। इस साल भी देश में अच्छे उत्पादन की संभावनाएं हैं। देश के ज्यादातर हिस्सों में गेहूं की फसल पककर तैयार हो गई है। कुछ स्थानों में तो कटाई शुरू हो चुकी है। आज हम गेहूं की कटाई और उसके उचित भंडारण पर बात करेंगे। साथ ही जानेंगे कि किसान कटाई के बाद फसल अवशेषों का निपटारा कैसे करे। किसान भाइयों, इस समय जो समय चल रहा है गेहूं की कटाई का चल रहा है। गेहूं की कटाई, जो गेहूं है जो पक रहा है उसकी कटाई किसान भाई कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से कटाई करें। इस समय जो गेहूं की मतलब पूरी तरीके से सूख गया है उसकी कटाई करें और ज़्यादा मतलब उसे खेत में ना छोड़ें, जिससे कि उसकी बालियाँ जो हैं वो टूट के नीचे गिरने लगती हैं और काफ़ी नुकसान रहता है। तो किसान भाई जो है जो पक गया है गेहूं उसकी कटाई करें और उसके बाद उसे खेत में छोड़ दें। फिर उसकी जो है उसकी वो गट्ठी बना लें, जिससे क्या है एक साथ इकट्ठा कर लें और ध्यान रखें वहाँ किस तरह की आग वगैरह ना लगाएं, जिससे क्या है अपना भी नुकसान होगा, पड़ोसी किसान का भी होगा। और जो कटाई के बाद जो स्टेबल बचते हैं, जो खेत में अवशेष बचते हैं, उसको खेत में मिलाएं। जैसे इस समय जो गेहूँ की कटाई के बाद जो अवशेष हैं उनको खेत में जलाएं ना, क्योंकि देखा जा रहा है कि किसान भाई काफ़ी जला देते हैं जो अवशेष बचते हैं, क्योंकि जब आप जला दोगे तो हमारी मृदा है उसके स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ेगा और जो नुकसान है काफ़ी अधिक होगा हमारी ज़मीन को। इसलिए क्या है, हम अपनी ज़मीन में उन अवशेषों को मिलाएं। उसके लिए क्या करेंगे, एक बार पानी लगा दें, फिर उसके बाद उसमें हैरों से जुताई कर दें और उसके बाद ढैंचा की फसल आप बो सकते हैं और आप देखेंगे कि ढैंचा की फसल भी आपकी हो जाएगी और आपका जो स्टेबल थे, जो अवशेष थे खेत में, वो भी गल जाएंगे और आपकी जो ढैंचा की फसल है 55 दिन बाद, 50 से 55 दिन बाद आप उसको मिट्टी में मिलाएं, जिससे कि हमारी जो हरी खाद है उसका काम करेंगे और जो स्टेबल थे वो भी सब गल जाएंगे और हमारी ज़मीन है उसका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहेगा। और जो आने वाली फसल है, जैसे धान की फसल बोना चाहते हैं किसान भाई, तो वो फसल बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि हमारी जो फसल हमारे जो मृदा है उसकी उर्वरा शक्ति काफ़ी हद तक अच्छी हो जाएगी और हमारे किसान भाई अच्छा मुनाफा ले सकेंगे। धन्यवाद। उपज को भूसे से अलग करने के बाद सबसे जरूरी चरण होता है उपज का भंडारण। सही तरीके से भंडारण न करने से बड़े नुकसान की आशंका बनी रहती है और किसानों को अपनी मेहनत का वाजिब दाम भी नहीं मिलता। इसीलिए भंडारण करते समय किसान किन बातों का ध्यान रखे, आइए जानते हैं विशेषज्ञ की राय। अभी गेहूं की कटाई का समय चल रहा है और हमारे किसान भाई जो है गेहूं का जो है इस्तेमाल बीज के रूप में और अनाज के रूप में करते हैं और बेचते भी हैं। तो हम बात थोड़ी सी करते हैं कि अगर जो भंडारित करके रख रहे हैं गेहूं की, क्योंकि भंडारण का समय सब सोचते हैं कि अभी नहीं, बरसात के समय हमें देखना होगा, पर आपका ध्यान अभी से ही आपको रखना पड़ेगा ताकि हमारे गेहूं में कीड़े वगैरह ना लग पाए। तो हमें सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि जब हम खेत में गेहूं निकालते हैं तो वो गर्म होता है, तो उसको हमें थोड़े दिन वहीं पे छोड़ देने चाहिए, क्योंकि उसमें नमी की मात्रा होती है। नमी की मात्रा जो लगभग है हमारे अनाज में, खासकर गेहूं में 10% होनी चाहिए। तो इसका हमें कैसे पता लगाना है, बहुत आसान तरीका है। कोई भी आपने गेहूं के दाने को दांतों के बीच में दबाइए, कटक करके अगर आपकी आवाज़ आती है तो यानी कि इसमें नमी 10% है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि 10% की नमी मेरे गेहूँ में होनी चाहिए। उसके बाद आप जब उसको अपने घर पर लाएँ तो उसको वहाँ पर भी एक कमरे में ठंडा करने के लिए रख दें, क्योंकि गर्म है जैसे पहले बताया।
ताकि ठंडा होने के बाद आपने उसको भंडार करना है। जो आपका भंडार, हमारे जो गृह होते हैं, अब तो हमारे ड्रम आने लग गए हैं बड़े बड़े, जिसको हम कोठरी भी बोलते हैं, उनमें भी आप गेहूं का भंडारण करते हैं। तो सबसे पहले जिस कोठरी में आपने भंडारण करना है, जिस भी आप ड्रम में आपने करना है, सबसे पहले उसको अच्छे से खोल के धूप में रखिए, ताकि कई बार क्या होता है, कई छेदों में किनारों पे कीड़े के अंडे या कीड़े छुपे होते हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देते। अगर आप धूप में रखेंगे तो कीड़े वगैरह जो है मर जाएंगे, और फिर उसमें जो भी अगर कोई नमी भी होगी तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। और आपने फिर उस ड्रम में आपने अपने अनाज को रखना है और उसको अच्छे से बंद करके रखना है। दवाई आपको इस समय पे नहीं डालनी चाहिए। दवाई हमें डालनी है जब आपका बरसात का मौसम शुरू होने वाला हो, उससे पहले, यानी कि 15 जून के बाद, क्योंकि अभी हमारे तापमान में, जो उत्तरी भारत में अगर बात करें तो इस समय नमी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, शुष्क इस समय मौसम होता है, काफ़ी गर्म होता है, तो इस समय दवाई का असर कोई नहीं होगा। तो इस समय कीड़ों का भी जो पनपना कहते हैं या उगना कहते हैं वो नहीं होता है, वो कम होता है, क्योंकि 40 से तापमान ज़्यादा होता है। तो इस समय कीड़ों का प्रकोप कम होता है। तो कीड़ों का प्रकोप होता है जब हमारा तापमान 30, 35, 38 डिग्री तक के लगभग हो। तो ये हमारा 15 जून के बाद आता है, तो हमें उस समय दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए। तो दवाई जो हमारी सल्फाज आती है, पुड़िया में आती है, जो कि 5 ग्राम और 10 ग्राम के पैकेट में आती है, उसका उस समय इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने इसका इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आपने दवाई के पैकेट को खोल के नीचे से, जिस भी आपका भंडार गृह है, जो भी आपका कोठरा है या ड्रम है, उसमें नीचे से आपने दवाई खोल के डालनी है और उसका मुंह अच्छे से बंद कर देना है, और ऊपर से भी अच्छे से बंद कर देना है, क्योंकि ये गैस होती है, सल्फाइड गैस होती है जो कि ऊपर जाती है। तो गैस चारों तरफ अनाज में हमारे अच्छे से चली जाए तो उसके बाद हमारा कीड़ा लगने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। इस तरीके से आपने अनाज का भंडारण के समय बचाव कर सकते हैं। और बीच बीच में ये नहीं कि आपने दवाई डाल दी तो आप भूल जाएं, नहीं, आपको बीच बीच में देखते रहना है कि हमारे कहीं किसी अनाज में कहीं कीड़ा या कुछ अंडे तो नहीं दिख रहे हैं। तो ये भी आप बीच बीच में चेक करते रहें, थोड़ा थोड़ा निकाल के, ताकि आपको पता चलता रहे। और जो एक बात बतानी है कि कीड़े का जब दवाई डालते हैं तो 7 दिन तक आपने उस गेहूं का इस्तेमाल नहीं करना है, 7 दिन के बाद उसका इस्तेमाल करता है। और उस कमरे में ये भी ध्यान रखें कि उस कमरे में कोई सोए ना 7 दिन तक। 7 दिन के बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप गेहूं को खाने के लिए इस्तेमाल करें तो बिना धोए भी आप पीस के आटा बना सकते हैं, क्योंकि वो गैस होती है सल्फाइड जो कि उड़ जाती है, तो उसका कोई असर नहीं होता। तो एक मिथ है कि हमें धो के इस्तेमाल करना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, बस क्योंकि वो गैस है वो उड़ जाती है। इस तरह किसान कुछ बातों का ध्यान रखकर अपनी मेहनत का सही दाम तो ले ही सकते हैं, साथ ही फसल को लंबे समय तक भंडारित भी कर सकते हैं। उपज को भंडारित करते समय दवाओं का इस्तेमाल विशेषज्ञ की सलाह पर ही करें। तो अभी आपने देखा सेगमेंट खेती किसानी, इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। देख पवन आ गया। पवन वहाँ क्यों बैठा है? तुझे उसे टीबी है। लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले। पता है ना मुझे टीबी है। चल चल, तुझे पता है ना, इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा? अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। किसान भाइयों बहनों, अपने इस सेगमेंट के जरिए हम पशुपालकों के लिए कुछ ऐसी जानकारियां मुहैया कराते हैं जिससे कि उनको पशुपालन के क्षेत्र में किसी तरह का नुकसान ना हो सके। आज हम आपको जानकारी देंगे सफल बकरी पालन के बारे में। किस तरह सफलतापूर्वक आप बकरी पालन कर सकते हैं, कौन सी ऐसी अच्छी नस्लें हैं जिनका चयन कर सकते हैं, तमाम जानकारियां हासिल करते हैं हमारे विशेषज्ञ से। मौसम में बदलाव का असर सभी पर पड़ता है। असुविधा से बचने के लिए पशुपालकों को चाहिए कि वो हर मौसम में पशु के आवास व आहार में परिवर्तन तो करे ही साथ पशु को बीमारियों से बचाने के जरूरी टीके भी लगाए। असुविधा से बचने के लिए पशुपालकों को चाहिए कि वो हर मौसम में पशु के आवास व आहार में परिवर्तन तो करे ही साथ ही पशु को बीमारियों से बचाने के लिए जरूरी टीके भी लगवाएं। बाकी पशुओं की तरह बकरियों को भी इस समय विशेष देखभाल की आवश्यकता है।
हालांकि बकरी एक ऐसा पशु है जिसे कम देखभाल की जरूरत होती है, लेकिन इस क्षेत्र में कम समय में अच्छा लाभ लेना चाहते हैं तो उम्दा नस्ल का चुनाव करना चाहिए, जिससे नुकसान की आशंका को कम किया जा सके, साथ ही मुनाफा सुनिश्चित हो। पशुपालक कौन सी नस्ल पाले, ये जानने के लिए चलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र दिल्ली। कृषि विज्ञान केंद्र में अपनी बकरी पालन इकाई के सामने खड़े हैं। ये अभी हमने 2022 में हमने अपनी बकरी पालन की इकाई यहाँ स्थापित की है। ये मेनली हमने जो दिल्ली एरिया को क्षेत्र को देखते हुए इस रीजन के अंदर जो हमें सामंत किसान हैं, जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनके लिए हमने सिरोही नस्ल की ये नस्ल हम यहाँ लेके आए हैं। ये हमने CSWRI अविका नगर से ली हैं। इसके अंदर क्या है, सिरोही नस्ल हमने इसलिए यहाँ ली है कि ये ड्यूअल पर्पस ब्रीड है कि इसमें आप दूध के लिए भी और मांस उत्पादन के लिए, और जो सबसे मेन इसका है कि ये डिजीज़ रेजिस्टेंट की भी बहुत कम बीमार पड़ती है, कम इसको मेंटेनेंस चाहिए और कम राशन में ये ज़्यादा उत्पादन देती है। तो उसके लिए हमने सिरोही नस्ल हम यहाँ लेके आए हैं। ये हमने 5+1 की इकाई यहाँ हमने स्थापित की है, जिसके अंदर हमारी 5 बकरियाँ और 1 मेल, जिसको हम बक भी बोलते हैं, जो ब्रीडिंग के लिए हैं। तो इनकी हमने जो ली है ये है लगभग 1 से 1.5 साल तक की, 1 से 1.5 साल तक की बकरियां हमने परचेज़ की हैं वहाँ से। और इनका अभी मई और अप्रैल और मई के सीज़न में अब इनका ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होगा। इसमें हम इनकी ब्रीडिंग करवाएंगे, इस जो मेल है इससे मेटिंग करवाएंगे, ताकि ये 5 महीने 5 दिन बाद जब इनका अक्टूबर-नवंबर में ये जब ब्याएंगी तो उस टाइम ना ज़्यादा सर्दी होती है, तो उस टाइम बच्चों के लिए भी अच्छा मौसम होता है, वो कम बीमार पड़ेंगे। तो उस टाइम जब ये ब्याएंगी तो वो एक अच्छा सीज़न इनके लिए रहता है। खेती में जब हम बेहतर पैदावार की बात करते हैं तो उसमें खाद का अहम रोल होता है। फसल के हिसाब से सही उर्वरक का इस्तेमाल हमें भरपूर उपज देता है। उसी तरह पशुओं को भी सही खान पान देकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बकरियों के अंदर मेनली पोषण के लिए हमारा दलहनी फसलों का चारा ज़्यादातर रहता है, और हम दिल्ली एरिया के हम देखते हैं तो यहाँ थोड़ा दलहनी का कम है, तो हम नेपियर ग्रास भी इनके लिए लगा सकते हैं। जैसे गर्मी का सीज़न है तो हरे चारे का काम, नेपियर ग्रास भी हरे चारे का इनके लिए काम करेंगी। और राशन की जहाँ आ जाती है तो इनके लिए मक्का हो गया, खली हो गई, और सोयाबीन का भी हम कर सकते हैं प्रोटीन का सोर्स के लिए, या चने का भी यूज़ कर सकते हैं। उसका हम इसका फीड बनाते हैं जिसके अंदर 40 से 50% हमारा अनाज रहता है, और उसके अंदर 10 से 20% तक हमारा जितनी भी हमारी खलियां हैं, कोई मूंगफली की खलियां हैं, कॉटन सीड केक हैं, ये हम यूज़ करते हैं। और 20 से 30% हम राइस हस्क भी ले सकते हैं इसमें, और थोड़ा मोटा अनाज लें। और जिसके अंदर 2% हम इसके अंदर मिनरल मिक्सचर यूज़ करते हैं, और 1% हम इसमें हमारा जो नमक भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये तो बात हुई आहार में क्या क्या देना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि पशु को प्रतिदिन कितना आहार दे। अब बात आ जाती है कि इनको कितना हमें राशन देना चाहिए। तो जैसे एक वयस्क बकरी है उसके लिए हमारा रहता है राशन 250 से 300 ग्राम तक, कि जो अब परिपक्व होने वाली है, जो नई होने वाली है, उसके लिए हम 250 से 300 ग्राम तक राशन हम इनको दे सकते हैं। और जो बक है उसको हम, या जो अभी गाभिन हुई आगे, उनके लिए हम 10 से 20 ग्राम राशन बढ़ा के दे सकते हैं। तो ये इनका राशन रहता है। और भूसा आ जाता है तो वो 1 से 2 किलो सूखा चारा और 1.5 से 2 किलो तक आपका हरा चारा इनको चाहिए। और बाकी इनका मेन है ग्रेजिंग, कि हम जो चराने के लिए इनको लेके जाते हैं वो दिन में 5 से 6 घंटे इनको चराने के लिए ले जाना बहुत ही आवश्यक है। उससे इनका शरीर भी स्वस्थ रहता है और इनकी भूख भी, अपनी जो आसपास जो हमारा चारा अवेलेबल है उससे ये अपनी भूख भी शांत कर सकती हैं। बकरी पालन में जितना जरूरी बकरी का होना है उतना ही जरूरी सही जानकारी का होना भी है। और सही जानकारी के लिए किसान या पशुपालक कृषि विज्ञान केंद्रों में समय समय पर होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम से ले सकते हैं और अपने व्यवसाय को 4 कदम आगे ले जा सकते हैं। आइए कार्यक्रम गांव किसान में बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। पशुओं को HS एवं BQ रोग से बचाव का टीका अवश्य लगवाएं। इस माह में अधिक गर्मी की संभावना रहती है। पशुओं में
जल व लवण की कमी, भूख कम होना एवं कम उत्पादन के लक्षण आ सकते हैं। ऐसे में पशु को तापमान से बचाने का इंतजाम करें। पशुओं को दोपहर में छाया एवं हवादार स्थान पर रखें। पशुओं को दिन में कम से कम 4 बार पानी पिलाएं। गाभिन पशुओं को अतिरिक्त आहार दें एवं ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण नियमित रूप से दें। भेड़ के मेमनों में भेड़ चेचक एवं एंट्रोटॉक्सिमिया का टीका पशु चिकित्सक की सलाह से जरूर लगवाएं। गौपालक फार्म की सफाई पर विशेष ध्यान दें। आवास को सूखा एवं स्वच्छ रखें। मुर्गियों में कृमिनाशक दवा का इस्तेमाल पशु चिकित्सक की सलाह से अवश्य करें। साथ ही पानी की समुचित व्यवस्था रखें। पशुओं को बाह्य परजीवी से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से दवा का छिड़काव नियमित रूप से करें। पशुओं को अंतर परजीवी नाशक दवा पशु चिकित्सक की सलाह से नियमित रूप से दें। पशुओं को संक्रामक रोग जैसे गलघोंटू, ब्लैक वाटर के रोगरोधी टीके समय पर लगवाएं। इस मौसम में पशुओं में फास्फोरस की कमी के कारण पाइका के लक्षण नजर आने लगते हैं, जिससे पशु मूत्र पीने, मिट्टी चाटने लगते हैं। बचाव के लिए पशुओं को खनिज लवण मिश्रण अवश्य दें। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज और विटामिन सभी संतुलित मात्रा में प्राप्त करने के लिए पशुपालक एजोला घास का प्रयोग करें। गांव किसान कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। हमारे सरकार ने फरमाया कि हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद, यानी अल्लाह के हुकूक हम पर क्या हैं? वो हमारा परवरदिगार है, वो हमारा रचयिता है, वो हमारा भगवान है, ईश्वर है ना। मुख्तलिफ नाम है उसके, मगर है वो एक ही ज़ात जिसे नूरुस्समावात वल अर्ज़ आप कहें। डीडी उर्दू के साथ कीजिए हर रोजे का आगाज। देखिए शान रमजान रोजाना शाम 6 बजे, सुबह 4 बजे और दोपहर 1 बजे। या हबीबल्लाह। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। खाने में स्वाद का जिम्मा महिलाओं के कंधे पर होता है और महिलाएं अपने इस काम में काफ़ी निपुण होती हैं, लेकिन हमारी कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो कि अपने इस शौक को अब एक व्यावसायिक रूप देने लगी हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं आज एक ऐसी ही सफल महिला उद्यमी से जो कि अपने स्वाद के लिए जानी जाती हैं। शुरू से ही महिलाएं समय का समुचित इस्तेमाल करती आई है। वो घर भी संभाल लेती है, बच्चों की परवरिश भी कर लेती है और समय बचता है तो खुद का छोटा सा व्यवसाय भी कर लेती है। महिलाओं में प्रबंधन का गुण ईश्वर की देन है, इसीलिए वो इस दोहरी जिंदगी में भी अच्छे से संतुलन बना लेती है। आज हम जिन महिला उद्यमी से मिलवाने जा रहे हैं, उन्होंने भी घर की हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए अचार के क्षेत्र में कामयाबी दर्ज की है। उनके हाथों का ये हुनर खाने का जायका बढ़ा रहा है। इतना ही नहीं, वो मोटे अनाज रागी से सेहत से भरे लड्डू भी बना रही है। तो आइए मिलते हैं रुचि माथुर से। तो कटहल का अचार बनाने के लिए सबसे पहले आप कटहल के थोड़े बड़े टुकड़े लीजिए, क्योंकि छोटे टुकड़े बहुत जल्दी गल जाते हैं। और इनको आप कुकर में बॉईल कर लीजिए और पहले कटहल को धोइए। धोने के बाद कटहल को आप कुकर में बॉईल कर लीजिए। कटहल खरीदते समय ये ध्यान रखिएगा कि बड़े कोए का कटहल होना चाहिए। छोटे कोए का कटहल का अचार बहुत अच्छा नहीं बन पाता है। तो कुकर में इनको आपको 2 सीटी लगानी है केवल, और उसके बाद उसको कपड़े पे बिछा करके उसका सारा पानी सुखाइए। पानी सूखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उसमें फंगस लग जाएगी। तो पानी सुखाने के बाद जब ये अच्छी तरह से इसमें पानी सूख जाए, कम से कम 4-5 घंटे की इसमें धूप लगनी चाहिए। उसके बाद आप इसमें नमक डाल सकते हैं। नमक डालिए, हल्दी डालिए, लाल मिर्च स्वादानुसार डालिए। हल्दी आप 1 किलो अचार में आप 1 से सवा चम्मच के आसपास हल्दी डाल सकते हैं। 1 चम्मच इसमें लाल मिर्च डालिए, लाल मिर्च पाउडर डालिए। आधा चम्मच इसमें कलौंजी डालिए।
थोड़ा सा इसमें खट्टे के लिए आमचूर डाल सकते हैं। यदि आम का सीज़न हो तो आप आम कद्दूकस करके भी इसमें डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा स्वाद आता है। फिर इसमें आपकी मेथी पड़ेगी। मेथी दाना आप पीस करके भून लीजिए, पीस लीजिए। और 1 किलो में 2 चम्मच मेथी दाना, 2 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच राई पाउडर। नमक इसमें जो है वो अंदाज से स्वादानुसार पड़ेगा। और उसके बाद इसमें पड़ेगा सरसों का तेल। सरसों का तेल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पड़ता है, क्योंकि कटहल में उबालते समय पानी निकल चुका होता है, अपने आप से वो पानी नहीं छोड़ता है। तो इसलिए आपको इसमें मॉइस्चर बनाए रखने के लिए कटहल का तेल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डालना पड़ेगा। लगभग आपको 1 किलो में 250 से 300 ग्राम तेल आपका इसमें डल जाएगा। उसके बाद इसको आप बॉटल में भर के कोशिश करिए कि ये तेल से डूबा रहे, क्योंकि अगर डूबा रहेगा तो ये ख़राब नहीं होगा। मिक्स करने के बाद इसको तेल में बॉटल में भरिए, बॉटलिंग करिए और इसको ऊपर तक तेल से भर दीजिए। इसको कम से कम 5-6 दिन की धूप दिखाइए और इसको हिलाते रहिए। हिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंदर जो गैस भर जाती है वो गैस अचारों में रिलीज़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर रिलीज़ नहीं होगी तो वो गैस जो है वो मॉइस्चर क्रिएट करेगी और उसके बाद फिर अचार ख़राब हो जाएगा। इसलिए अचार को धूप दिखाना बहुत ज़रूरी है। ऊपर इसका बॉटल का मुँह जो है वो हल्के मलमल के कपड़े से बांध दीजिए और थोड़ा थोड़ा हिलाते रहिए। 5-6 दिन में आपका ये अचार जो है वो खाने लायक बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। हमारे देश में मोटे अनाज का लंबा इतिहास रहा है। इन मोटे अनाजों में एक है रागी। रागी में कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, जिसका उपयोग करने पर हड्डियां मजबूत होती है। रागी बच्चों व बड़ों के लिए उत्तम आहार हो सकता है। इसमें प्रोटीन, वसा, रेशा व कार्बोहाइड्रेट्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। साथ ही विटामिन जैसे थायमीन, रिबोफ्लेविन, नियासिन और आवश्यक अमीनो अम्ल की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जो कि शारीरिक क्रियाओं के लिए जरूरी होते हैं। इतनी खूबियों से भरी रागी को रुचि जी एक अलग ही रूप में पेश कर रही है। वो रागी से लड्डू बनाती है, जो स्वाद और सेहत के हिसाब से काफी फायदेमंद है। ये है घी, ये गाय का घी है और ये है खांड। अब इस रागी में आप लगभग 1 किलो रागी अगर आप लेते हैं तो 1 किलो रागी में लगभग 250 से 300 ग्राम घी लगेगा। बहुत ज़्यादा घी की आवश्यकता नहीं है। और इसको आप स्लो फ्लेम पे कम से कम आधे से पौन घंटे तक भूनिए। जैसे आप आटे की पंजीरी भूनते हैं उस तरीके से आप इसको भूनेंगे और धीरे धीरे आपको भुनने की खुशबू आएगी। उसके बाद इसको निकाल करके ठंडा करिए। ठंडा करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जो भी आप शुगर डालेंगे, गुड़, खांड या चीनी कुछ भी अगर आप डालेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा और फिर लड्डू बंधेंगे नहीं। तो उसके बाद फिर आप इसमें ठंडा होने के बाद खांड मिलाइए। स्वाद के अनुसार मिला सकते हैं। यदि आप शक्कर कम खाते हैं, मीठा कम खाते हैं तो कम डालिए, और अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो आप इसमें बराबर तक की इसमें खांड मिला सकते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे, जैसे ये मैंने बना के रखा हुआ है यहाँ पर, तो आप इसको इस तरीके से फिर धीरे धीरे हाथ से बांधेंगे तो देखिए ये बंधना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि इसमें घी कम है तो आप गरम करके थोड़ा सा घी इसमें बाद में भी डाल सकते हैं। बस ये बंधने लायक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा घी भी अच्छा नहीं लगता, मुंह में फिर घी आता है। तो ये ऐसा बंध जाना चाहिए। बंधने के बाद ऐसा होना चाहिए कि ये बहुत आराम से अगर आप दबाएं तो फूटे ना, थोड़ी सी आपको दम लगाना पड़े। तो ये जैसे देखिए इसमें, जैसे ये मैंने बना के रखे हुए हैं तो ये थोड़ा समय हो गया इन्हें बनाए हुए, तो ये थोड़ा सा टाइट हो गए हैं। रखने से अपने आप ये टाइट होंगे और आपको दबा करके अच्छी तरह से इसको बांधना है। खूब अच्छी तरीके से इसको दबा के बांधिएगा तो ये लड्डू का शेप ले लेगा और ये आपके लड्डू बन जाएंगे। इसको ऐसे गोल गोल हिलाइए तो इसका लड्डू का शेप जो है वो बहुत अच्छा आ जाएगा और उसके बाद आपका ये लड्डू तैयार है। आपको अगर पैकिंग करना है तो आप इस तरीके से बॉटल्स में पैकिंग कर सकते हैं और इसको रख सकते हैं। 2 से 3 महीने तक इनकी लाइफ है, ये ख़राब नहीं होंगे। अगर आपका घी अच्छी क्वालिटी का है तो इसमें कोई स्मेल नहीं आएगी। आप इसको आराम से रख करके 2-3 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से महिलाएं अपने छोटे छोटे प्रयासों से घर भी बेहतर ढंग से संभाल रही है और आत्मनिर्भर भी बन रही है। तो अभी आपने देखा सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। इसके साथ ही हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के ज़रूर काम आएंगी। गांव किसान कार्यक्रम को दोबारा देखने के लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी जाकर आप आसानी से हमारे इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।